पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी बड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। काव्या की बात पर अभी तक किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने कहा वो सच था या कोई ख्वाब। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अमित चाचू ने अपनी भतीजी से दोबारा पूछा। बिल्कुल, काव्या ने बेझिझक कहा। मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अब देख भी नहीं सकता। वो मुझे क्या दे पाएगा? उसकी बात सुनकर पूरे घर में जैसे तूफान आ गया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। 2 महीने पहले ही काव्या और आरव की सगाई हुई थी और एक हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन 2 दिन पहले आरव का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी थी। ये खबर सुनकर काव्या का दिल जैसे बैठ गया। उसने साफ शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। वो सारी जिंदगी आरव का सहारा बनकर नहीं जी सकती थी, मगर घर में किसी को भी उसका ये फैसला मंजूर नहीं था। यह खबर जब आरव तक पहुंची तो वो भी कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसे भी गहरा झटका लगा, लेकिन वो बहुत मजबूत इंसान था। काव्या से उसकी शादी उसकी माँ रीता जी की इच्छा पर हुई थी, वरना उसे काव्या में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सब यही कहते थे कि काव्या उसे पसंद करती है और इसी वजह से ये रिश्ता तय हुआ था। मगर अब वही काव्या उससे मुंह मोड़ चुकी थी। आरव बिस्तर से टिककर आंखें बंद किए बैठा था। उसकी आंखों पर काले चश्मे थे। बाकी जख्म तो भर चुके थे, पर आंखों का घाव अब उम्र भर साथ रहने वाला था। तभी दरवाजे के हल्के से खटके पर वो चौंक पड़ा। रीता जी अंदर आईं। उनके कदमों की आहट वो हमेशा पहचान जाता था। वो उसके पास आकर बैठी, उसका हाथ थामा और उसे अपने चेहरे से लगा लिया। माँ, आप रो रही हैं? आरव की आवाज कांप गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगी? रीता जी ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। प्लीज माँ, रोना बंद कीजिए। कुछ मत सोचिए जो आपको दुख दे। आरव ने उनके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। रीता जी ने कांपते हुए होठों से कहा, बेटा, तुम्हारे अंकल ने सगाई तोड़ने को कहा है। फोन किया, खुद आने की हिम्मत नहीं हुई उनसे। कुछ पल के लिए कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, बस आप रोना बंद कीजिए। वो तो जैसे पहले से तैयार बैठा था। उसने कहा मैं ये सगाई तोड़ता हूँ। उसने अपनी माँ को अपनी सगाई की अंगूठी उतार के दे दी। बोला, काव्या को भिजवा दीजिएगा, और एक लंबी सांस लेकर पीछे टिक गया। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रीता जी की आवाज भर्रा गई। माँ, बस कीजिए, जो हुआ उसे ऐसे ही होना लिखा था। आरव ने शांत लहजे में कहा, मुझे कोई दुख या अफसोस नहीं है। अगर वो खुद सगाई नहीं तोड़ती तो मैं तोड़ देता। वो अपनी माँ को दिलासा दे रहा था, जबकि खुद अंदर से टूटा हुआ था। रीता जी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए हैरान रह गईं। हाँ माँ, मैं अपनी हालत समझता हूँ। आरव बोला, अब मैं अधूरा हो चुका हूँ और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बांध कर रखूं। हर किसी का हक है खुश रहने का, इसीलिए आप कुछ मत सोचिए। आरव अब भी उतना ही संयमित था और उसे इस तरह मजबूत देखकर रीता जी ने गहरी सांस ली। उस काले चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखें क्या दर्द बयां कर रही थी, ये कोई नहीं जानता था। रीता जी ने अंगूठी वापस भिजवा दी। अमित जी कमरे में आए। उन्होंने अंगूठी लाकर सीधे काव्या के चेहरे पर फेंक दी। ये लो, आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। मेरे लिए तुम मर चुकी हो। उनकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों था। आज के बाद अमित चाचू के दिल से उनकी ये भतीजी उतर गई थी। उनके जाने के बाद काव्या ने उस अंगूठी को उठाया और गुस्से में साइड टेबल पर पटक दिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, मैडम, किराया दे दीजिए। हर्षिता ने मुंह बनाते हुए कहा, बोलो कितना है? ऑटो वाले ने जवाब दिया, पूरे 800 रुपए मैडम। क्या मुझे चांद से लेकर आए हो क्या? बस अड्डे से यहाँ तक के 800? सिर्फ 25 मिनट लगे हैं, और अगर थोड़ा तेज चलाते तो 10 मिनट पहले पहुँच जाते। वो झुलझुलाते हुए बोली और पर्स से 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, इतने ही मिलेंगे। अरे मैडम, 300 और बनते हैं, ये कम है।
रिक्शा वाला पीछे से आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन हर्षिता बिना पलटे आगे बढ़ गई। खबरदार जो मेरे पीछे आया तो। हर्षिता ने गुस्से से रिक्शे वाले को डांट दिया। मैडम, मेरे पैसों का तो ख्याल रखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो तिलमिला गया। हर्षिता ने पलट कर कहा, जो हक का है ना वही खाओ और बच्चों को भी वही खिलाओ, समझे। उसके तीखे शब्द सुनकर रिक्शा वाला चुप रह गया और वहीं खड़ा रह गया। हर्षिता सामने वाले बड़े मकान के गेट से अंदर चली गई। यही है हमारा घर, काफी बड़ा है, उसने कहा और अपने बैग को कंधे पर ठीक करते हुए तेजी से आगे बढ़ी। तभी अचानक सामने से किसी से टकरा गई और दोनों गिर पड़े। अरे, मार ही डाला मुझे, एकदम पसली पर चोट लगी। हर्षिता दर्द से करहा उठी। दूसरी ओर आरब ने अपने काले चश्मे के पीछे से बस उसकी आवाज सुनी और सिर झटक कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हर्षिता जल्दी से उठी और उसके सामने आ खड़ी हुई। वाह, हद होती है बदतमीजी की भी। एक तो अंधे की तरह मुझसे टकरा गए, ऊपर से गिरने पर संभाला भी नहीं। वो गुस्से में बोलती चली गई। लोग अब बिल्कुल भी तहजीब नहीं रखते, किसी को गिरा दो तो एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझते। आरब ने बिना कुछ कहे बस ठंडी सांस ली और बोला, हो गई भाषणबाजी, अब साइड में हो जाओ। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर एक तरफ किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर्षिता फिर सामने आ खड़ी हुई। नहीं जनाब, ऐसे नहीं जा सकते आप, पहले मुझसे माफी मांगो। तुमने मुझे टक्कर मारी, मैं गिरी, मेरी पसली और कमर में दर्द हो गया है। आरब झल्ला गया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जाओ डॉक्टर को ये कहानी सुनाओ और प्लीज रास्ते से हटो, वरना सच में रौंदते हुए चला जाऊंगा। उसे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना था। उसका ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन ये लड़की उसका रास्ता रोके खड़ी थी। माफी तो मांग कर जाओगे मिस्टर XYZ। हर्षिता भी अब अड़ गई थी। उसने गुस्से में आकर रास्ता रोक लिया। आरब वहीं रुक गया और बोला, हद में रहो मिस, तुम मुझे जानती भी नहीं हो, और ये बताओ हो कौन तुम, यहाँ आई कैसे। उसने ऊंची आवाज में कहा। गार्ड, गार्ड, सिक्योरिटी। कुछ ही पल में गार्ड दौड़ता हुआ आ गया। आरब ने सख्त लहजे में पूछा, कौन है ये लड़की और अंदर कैसे आ गई। गार्ड घबरा गया। सर, मैं बताती हूँ, हर्षिता ने बीच में कहा। मेरा नाम हर्षिता संदीप है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ और पुलिस विभाग पर थीसिस लिख रही हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मिनी जी की बेटी हूँ, आप सब उन्हें जानते हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। तो आरब बस हल्की सी मुस्कान के साथ शांत हो गया। तभी उसके फोन की घंटी बजी, लेकिन उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया। आरब आगे बढ़ गया। ओह गार्ड अंकल, ये थे कौन, हर्षिता ने उत्सुकता से पूछा। तो गार्ड कुछ पल के लिए सकपका गया। मैडम, ये आरब सर हैं, SP, उसने धीमे से बताया। क्या मतलब ये पुलिस वाले हैं, हर्षिता ने हैरानी से कहा। ओ तेरी, इतना लंबा चौड़ा, बिल्कुल बांस की तरह फिट बॉडी और ऊपर से पुलिस वाला। मुझे तो लगा पुलिस वालों का तो पेट बाहर निकला होता है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं और चेहरे खूंखार टाइप के होते हैं, लेकिन ये तो कमाल के हैं, एकदम हैंडसम। वो आंखें घुमाते हुए बोली। तो गार्ड शर्माकर वहां से खिसक गया। वाह हर्षिता, सही जगह आई है तू, अब मजा आएगा इस यंग हैंडसम पुलिस ऑफिसर पर थीसिस लिखने में। वो खुद से बड़बड़ाई और मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। उसे क्या पता था कि आने वाले वक्त में यही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरब जैसे ही घर के अंदर आया तो उसे हंसी ठिठोली की आवाजें सुनाई दी। कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए। उन हंसी में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वही लड़की हर्षिता की, और साथ ही काव्या की चहकती आवाज भी कानों में पड़ी। आरव के चेहरे पर हल्का सा तनाव उभर आया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अरे छोड़ो, कहाँ का पुलिस वाला, काव्या की आवाज आई। अब बस कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम ही रह गया है। आरब के पास बिना आंखों की रोशनी के वो क्या कर सकता है, अपराधियों को पकड़ना तो दूर, खुद को भी नहीं देख सकता। काव्या की यह बात सुनकर आरब के माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। हर्षिता चौंक गई। क्या मतलब, उसने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। मतलब मौसी ने मुझे ये नहीं बताया कि जिस पुलिस ऑफिसर पर मैं थीसिस लिखने आई हूँ वो देख नहीं सकते। हाँ बिल्कुल यही, काव्या ने हंसते हुए कहा। अब देखो ना
कैसी विडंबना है, थीसिस लिखेगी एक अंधे पुलिस वाले पर। हर्षिता का चेहरा उतर गया। काव्या जी, ये बहुत गलत बात है, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। किसी की कमी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। उसके शब्दों ने कमरे का माहौल पल भर में गंभीर कर दिया। हर्षिता उससे 3 साल छोटी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर काव्या का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि हर्षिता के शब्द सुनकर एक पल को ठिठक गया। वो अनजान लड़की उसकी तरफदारी कर रही थी, यानी पहली बार किसी ने उसके हक में आवाज उठाई थी। अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या सही है क्या गलत? काव्या ने तमतमाते हुए कहा। थोड़ा लिमिट में रहो और अपने काम से काम रखो। सिर्फ 1 महीने के लिए आई हो यहाँ, उसके बाद चली जाओगी। तो मेरे घर में खड़े होकर कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। काव्या की ये बात सुनकर हर्षिता का चेहरा सख्त हो गया। माना कि घर आपका है और जुबान भी आपकी है, लेकिन इसे अगर जरूरत के मुताबिक खोला जाए तो बेहतर होता है, वरना कभी कभी इंसान के अपने ही बड़े बोल उसके खिलाफ पड़ जाते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोच लिया करें। और मेरे पिता संदीप जी इस घर के बड़े बेटे थे। हर्षिता भी किसी से कम नहीं थी। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी, काव्या ने तुनक कर कहा। अभी आए हुए 2 दिन ही हुए हैं और खुद को क्या समझने लगी हो? मेरे शब्दों की तुम्हें बड़ी चिंता है। अपने बारे में भी कुछ सोचो। किताबों की बातें करना आसान है, असली हिम्मत तो तब है जब इंसान खुद अमल में लाए। काव्या की बात सुनते ही हर्षिता के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव आ गया। सपना ने बीच में आकर कहा, क्या उससे बहस कर रही हो? ये किसी की नहीं सुनती, बस अपनी ही चलाती है। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ ना? काव्या झल्लाई। सबको तो वो अंधा बड़ा महान लगता है ना। सब जानती हूँ मैं, तुम कुछ नहीं जानती काव्या, सपना ने सख्त लहजे में कहा। अगर जानती होती तो ऐसी बातें नहीं करती जिसे बार बार तुम अंधा कह रही हो। क्या वो हमेशा से ऐसा था? जब सब ठीक था तब तो उसी से तुम्हें मोहब्बत थी, उसी के लिए तुमने सबसे लड़ाई की, उसी से सगाई की, और अब जब उस पर मुसीबत आई तो तुमने उसे छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यही तुम्हारी मोहब्बत है? अपनी जुबान संभालो, क्योंकि हर बात का वक्त आता है। सपना के तीखे शब्दों ने पूरे कमरे का माहौल ठंडा कर दिया और काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। सपना, चुप रहो, वरना मैं अपने भाई से बोल दूंगी तो ऐसा हाल करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। काव्या गुस्से से बोली। जो करना है कर लेना, लेकिन आज के बाद आरव के बारे में एक भी गलत शब्द मत कहना। सपना ने उंगली उठाकर सख्त लहजे में चेतावनी दी। अरे, बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्या चक्कर है? सब ठीक तो है ना? एक तरफ मेरे भाई की पत्नी हो और दूसरी तरफ आरव पर डोरे डाल रही हो। चुप रहो, सपना ने उसे झिड़कते हुए कहा। उसी वक्त बिमल कमरे में दाखिल हुआ। वो दरवाजे पर खड़े आरव से कुछ पूछने ही वाला था कि अपनी पत्नी सपना की ऊंची आवाज सुनकर ठिठक गया। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, और उतनी ही गंदी जुबान। बोलने से पहले कुछ सोचती क्यों नहीं? सपना ने गुस्से में कहा। ये सब क्या हो रहा है? बिमल की गंभीर आवाज कमरे में गूंज उठी। सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। भैया, काव्या भागकर बिमल से लिपट गई। भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे बुरा भला कहा, बहुत कुछ सुना दिया। मैं तो बस आरव की तरफदारी में बोल रही थी तो भाभी ने मुझे घटिया कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कहा। सपना ने अपने पति और ननद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उधर हर्षिता और आरव खामोश खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। सपना, काव्या क्या कह रही है? बिमल ने गंभीर मगर नरम आवाज में पूछा। जो बोल रही है उससे ही पूछ लीजिए, सपना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। देखा भैया, अब तो आपका भी लिहाज नहीं कर रही, काव्या ने कहा। कितनी बदतमीजी से बात करती है। इसे तो बस यही तकलीफ है कि मैं किसी तरह इस घर से निकल जाऊं ताकि पूरा घर इसका हो जाए। काव्या ने जहर घोलते हुए बात खत्म की और कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। काव्या, ऐसी बात नहीं करते, जाओ अपने कमरे में जाओ, बिमल ने सख्त आवाज में कहा। वो उसकी लाडली थी। माँ बाप दोनों ही नाराज थे, लेकिन भाई कभी साथ नहीं छोड़ता था। भैया, आप इस सपना को कुछ नहीं बोलेंगे? काव्या ने रोते हुए कहा। काव्या, अब बस करो और कमरे में जाओ, बिमल ने हल्के मगर ठंडे लहजे में कहा। उसने काव्या की तरफ थोड़ी तीखी नजर डाली और वो पैर पटकती हुई कमरे में चली गई।
अगर एक तरफ बहन थी तो दूसरी तरफ पत्नी, और पत्नी भी उसके लिए उतनी ही प्यारी थी जितनी बहन। सपना की आंखों में बहुत गुस्सा, दुख और कहीं ना कहीं टूटन भी। विमल ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहने को हुआ लेकिन होठों तक आते शब्द वहीं रुक गए। सपना बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। आरव, अगर काव्या की किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं तुमसे। आरव ने उसकी बात काट दी और हल्की मुस्कान दी। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता विमल, मैं इन सब से बहुत आगे निकल चुका हूँ, इसीलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। वो बेहद शांत लहजे में बोलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। विमल ने नजरें नीची कर ली और हर्षिता की तरफ देखा जो वहां खड़ी असहज सी लग रही थी। वो भी चुपचाप वहां से हट गई। उफ, ये तो पूरी फैमिली ही अजीब है, मैं तो यहाँ फंस ही गई। हर्षिता खुद से बड़बड़ाई। बस मेरा ये एक महीना अच्छे से निकल जाए। वो खुद से बातें करती आगे बढ़ी। तो क्या हुआ, अगर उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, पुलिस वाला है, जिंदगी में कितनी कहानियां होंगी उसकी। मेरा थीसिस अब और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। वाओ, अब तो एक नया मोड़ मिल गया। वो मुस्कुराते हुए हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। अंदर कदम रखते ही उसे खुद पर थोड़ा अफसोस हुआ। किस चक्कर में आ गई मैं। आरव अभी अभी बाथरूम से निकला था, उसने शावर लिया था, बदन पर सिर्फ एक ट्राउजर था और गले में टॉवल लटक रहा था। उसका चेहरा भले अंधेरे में डूबा था लेकिन उसमें एक अजीब सुकून था। एक पल को हर्षिता को लगा कि वो सच में उसे देख रहा है, पर अगले ही पल उसने खुद को याद दिलाया वो देख नहीं सकता। कौन? आरव ने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा। वो मैं, हर्षिता, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अपने बारे में बताते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ी और उसके करीब आ गई। क्या काम है? आरव ने पूछा। उसे पता था वो किस लिए आई है, फिर भी उसने पूछ लिया, जैसे अपनी आवाज में किसी अनकही बेचैनी को छिपा रहा हो। इस बार आरव का लहजा कुछ नरम था, शायद कल की हुई उस बात की वजह से जब हर्षिता ने उसकी तरफदारी की थी और काव्या को पलटकर जवाब दिया था। दरअसल आरव सर, मुझे आपसे कुछ इंटरव्यू लेना है, कुछ सवाल हैं, अगर आप उनके जवाब दे दो तो मेरा थीसिस पूरा हो जाएगा। हर्षिता ने बहुत शालीन और संजीदा अंदाज में कहा। उसके लहजे में इस बार आरव के लिए एक अजीब सा सम्मान था जिसे आरव ने महसूस किया। मुझे दिलचस्पी नहीं है, आरव ने ठंडे लहजे में कहा। जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। वो बिना उसकी तरफ देखे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो गया। हर्षिता ने हल्के कदमों से आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि आरव अचानक उसकी तरफ झुका। हर्षिता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मीच ली। आरव की धीमी मगर भारी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। जितना मुझसे दूर रहोगी तुम्हारे हक में उतना ही अच्छा रहेगा, वरना तुम नहीं जानती कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ। हर्षिता ने एक झटके से उसका हाथ हटाया और लाल आंखों से उसे देखने लगी। अपने आप को क्या समझते हैं आप? अंधे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की इज्जत का भी ख्याल ना रखें। हर वक्त बस रौब झाड़ते रहते हैं, जैसे आपके आसपास की दुनिया सिर्फ आपसे डरने के लिए बनी हो। उसके शब्द तेज और सख्त थे। आरव के चेहरे पर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान उभरी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसने खामोशी से टॉवल कुर्सी पर फेंका और सीधा होकर बोला, मेरी दुनिया में इज्जत वही बचाता है जो अपने शब्द सोचकर बोले। उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज गई। हर्षिता का गुस्सा और बढ़ गया। और जो अपने कर्म नहीं सोचता वो क्या इज्जत बचाएगा? आप जैसे लोग ही दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों की भावनाओं को रौंदते हैं। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और कहीं ना कहीं डर भी, जबकि आरव का चेहरा अब बिल्कुल भावहीन था, जैसे वो किसी जंग के मैदान में खड़ा हो और हर बार सहने की आदत डाल चुका हो। खतरनाक बनने का यह ड्रामा छोड़ दीजिए आरव सर, यह सब मुझे डराने के लिए काफी नहीं है, हर्षिता ने बेधड़क कहा। आरव ने रुख फेर कर एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा मुझसे। मेरा वक्त बर्बाद मत करो वरना पछताओगी। जाओ यहाँ से अभी। उसकी आवाज में सख्ती थी लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान भी झलक रही थी। हर्षिता कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही, उसकी गंभीर और सख्त शकल को घूरती रही। उसे लगा जैसे वो भले ही देख नहीं सकता लेकिन फिर भी सब कुछ महसूस कर रहा है। उसके अंदर एक साथ गुस्सा और डर टकरा गए।
होंठ भींचकर वह पलटी और दरवाजे की ओर बढ़ गई, लेकिन जाते जाते एक पल को रुकी, मुड़कर देखा और बोली, आप अंधे हैं, लेकिन यकीन मानिए आपकी सोच भी अंधी है। इतना कहकर वह तेज कदमों से कमरे से निकल गई। आरव खामोशी से वहीं खड़ा रहा, अपनी बंद आंखों के पीछे न जाने कौन सा बोझ उठाए हुए। कल तक वही हर्षिता काव्या के अंधा कहने पर उसकी तरफदारी कर रही थी और आज खुद वही उसे अंधा बोलकर चली गई थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। पर्दे के पीछे से छनकर आती शाम की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों को और भी गहराई दे रही थी। रीता जी सोफे पर चुपचाप बैठी थी, जैसे वक्त थम गया हो। तभी दरवाजा खुला और सुनीता जी धीरे धीरे अंदर आईं। नमस्ते रीता बहन, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। नमस्ते। रीता जी ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए उन्हें पास बैठने का इशारा किया। दोनों कुछ देर तक औपचारिक बातें करती रहीं। फिर कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों किसी गहरी बात के इंतजार में हो। आखिर रीता जी का सब्र टूट गया, उनकी आंखों में नमी भर आई। सुनीता, जब से आरव का एक्सीडेंट हुआ है वो पहले जैसा नहीं रहा। आंखों की रोशनी चली गई और साथ ही जीने की हिम्मत भी। अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका है, उन्होंने रुंधे गले से कहा। और ऊपर से काव्या वो भी साथ नहीं दे सकी। सगाई तोड़कर चली गई। जिसे उसका साथ देना चाहिए था वही उसे अकेला छोड़ गई। सुनीता जी ने दुख भरी सांस ली और बोली, हाँ, आज की दुनिया बहुत बेरहम है। सुख में सब साथ रहते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं टिकता। कमरे में माहौल और भी भारी हो गया। रीता जी ने अपनी आंखें पोंछी, तभी बाहर आंगन में धीमे कदमों से चलता आरव दिखाई दिया। उसकी चाल में भी जैसे थकान और दर्द घुला हुआ था। कुछ पल को दोनों महिलाएं चुप होकर उसे देखती रह गईं। फिर सुनीता जी ने हिचकिचाते हुए कहा, रीता जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रीता जी ने थोड़ी हैरानी से उनकी ओर देखा। हाँ, कहिए सुनीता, क्या बात है। सुनीता जी जरा संभल कर बैठी और बोली, रीता जी, मैं सोच रही थी कि हर्षिता का रिश्ता आरव के लिए भेज दूं। यह सुनते ही रीता जी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या, हर्षिता और आरव? वो जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थी। हाँ, सुनीता जी मुस्कुराईं। हर्षिता बहुत समझदार और संस्कारी लड़की है, उसे घर की इज्जत रखनी आती है और मुझे यकीन है कि वो आरव जैसे संवेदनशील इंसान के साथ इंसाफ कर पाएगी। रीता जी कुछ लम्हे के लिए गुमसुम रह गईं। उनके दिल में एक अजीब सा तूफान उठने लगा। मेरे बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता बैठे बैठे ये कैसी खुशकिस्मती आ गई। उन्होंने धीरे से खुद से कहा। उनके लहजे में हैरानी भी थी और हल्का सा डर भी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में एक उम्मीद छुपी थी, शायद एक नई शुरुआत की, या शायद किसी नए इम्तिहान की। सुनीता जी हर्षिता की मौसी थी। हर्षिता के माँ बाप के जाने के बाद हर्षिता सुनीता जी के पास ही रहती थी। आज ही सुनीता जी हर्षिता से मिलने हवेली आई थी। नहीं, हरगिज नहीं, मैं अब किसी के साथ अपनी जिंदगी नहीं जोड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। आरव ने अकेले में सोचा, फिर सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी माँ ने जब पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया, मगर उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और हर्षिता अंदर आ गई। आपने शादी से मना क्यों किया? उसके सीधे सवाल ने आरव को चौंका दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इजाजत के बिना कमरे में कैसे घुस आई? उसने सख्त लहजे में कहा। हर्षिता बिना डरे बोली, कुछ दिनों बाद इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे आपसे शादी करनी है और शादी के बाद जितना ये कमरा आपका होगा उतना ही मेरा भी होगा, समझे आप? और हाँ, शादी के लिए मैंने हाँ कह दी है, सिर्फ आंटी के लिए, क्योंकि आपके मना करने से वो बहुत दुखी हैं। आरव 2 कदम आगे बढ़ा, गुस्से और हैरानी में बोला, तुम होती कौन हो मुझ पर रौब डालने वाली? आपकी होने वाली पत्नी। हर्षिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने ठंडी हंसी हंसी, जानती भी हो मेरे बारे में कुछ, जो इतनी बेताबी से शादी करने चली आई हो? क्या ये भी तुम्हारे थीसिस का हिस्सा है? वो हंस पड़ा। है तो नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि किसी पुलिस वाले से शादी करूं। अब अगर आपकी सूरत में यह ख्वाहिश पूरी करना मेरी किस्मत में लिख दिया है तो इसमें बुरा क्या है? मैं अंधा हूँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? सारी जिंदगी कैसे काटोगी? एक अंधे की बैसाखी बनकर कुछ ही दिन में ऊब जाओगी। आरव ने फासला बढ़ाते हुए कहा, एक बार अजमा के तो देखिए, अगर
थक गई तो खुद ही निकल जाऊंगी आपकी जिंदगी से। हर्षिता उसके सामने आकर बोली। आज भी आरब को वो आंखें बोलती सी लगीं, जैसे उसमें किसी और की झलक हो। कौन से दावे कर रही हो तुम जो पूरा कर ही नहीं पाओगी? जानती हो क्यों? बहुत दावे किए थे उस लड़की ने भी, सबके सामने अपनी मोहब्बत के, सबके सामने खड़ी हो गई थी कि वो मुझसे प्यार करती है, और जब निभाने का वक्त आया तो भाग खड़ी हुई। आरब ने कसक भरी आवाज में कहा, मैं दावे नहीं करती आरब सर, लेकिन वक्त आने पर आपको जरूर पता चलेगा कि मैं आपके रिश्ते के साथ कितनी सच्ची हूँ। हर्षिता के लहजे में यकीन था। उसकी बात पर आरब एक पल को खामोश हो गया। फिर घर वालों की रजामंदी और आपसी सहमति से आरब और हर्षिता की शादी तय हो गई। सगाई के बाद ही बिमल और सपना घूमने के लिए दुबई चले गए, जबकि हर्षिता की शादी उसके मास्टर्स पूरे होने के बाद करने का फैसला हुआ। इस सगाई की सबसे ज्यादा तकलीफ काव्या को हुई। वो अंदर ही अंदर दोनों के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर चुकी थी, क्योंकि आरब और हर्षिता की सगाई के वक्त रिश्तेदारों ने उसे ताने मारे थे, जिससे उसका दिल और भी जहरीला हो गया था। तो आखिरकार तुमने अपने लिए एक अंधे का ही चुनाव कर लिया। अचानक से कमरे में दाखिल होती काव्या ने ताना मारा। हर्षिता ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। माथे पर हल्की सी सिकन आई। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन मानो तुमने बहुत घाटे का सौदा किया है, काव्या ने तंज कसते हुए कहा। हर्षिता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये तो वक्त बताएगा मिस काव्या। वो रुख फेर कर जाने लगी, लेकिन काव्या अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लहंगे में सजी हर्षिता उस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे उस पर नजर लग जाए। खैर, मेरे ठुकराए हुए इंसान को तुमने अपना लिया। आदत होगी ना तुम्हें दूसरों की जूठन खाने की। काव्या ने जहर उगला। उसमें जूठन क्या है? हर्षिता की बात सुनकर काव्या का चेहरा तमतमा गया। हाउ डेयर यू, पागल लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की? वो गुस्से में हर्षिता की कलाई पकड़ लेती है। हाथ छोड़ो मेरा, हर्षिता ने झटक कर कहा। लेकिन काव्या की आंखों में ईर्ष्या और गुस्सा साफ झलक रहा था। कमरे में तनाव का माहौल भारी हो गया, जैसे दोनों के बीच कोई पुराना हिसाब बाकी हो। अभी वह बात और बढ़ती की तभी सुनीता जी कमरे में आ गईं। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने नाराज नजरों से काव्या की तरफ देखा, जिसके हाथ में हर्षिता की कलाई थी। सुनीता मौसी फौरन आगे बढ़ी और काव्या के हाथ से हर्षिता की कलाई छुड़ाते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरी बेटी की तरफ एक बार भी आंख उठाई तो। काव्या ने तीखे लहजे में कहा, मुझे आपकी इस बेटी को देखने का कोई शौक नहीं है, समझी आप? वैसे भी जिसकी जिंदगी में ये शामिल हो रही है वो तो खुद किसी को देखने से रहा। वो उसे देखने वाला है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जान लो कि उसका साथ ही उसके लिए काफी है। अब मेहरबानी करके तुम यहाँ से चली जाओ, सुनीता मौसी ने कड़े शब्दों में कहा। भूलिए मत, काव्या ने पलटकर कहा, ये घर मेरा है, मेरे मम्मी पापा का है। आप लोग यहाँ मेहमान हैं और आप कोई नहीं होती मुझे यहाँ से निकालने वाली, समझी? हाँ, मानती हूँ कि ये घर तुम्हारा ही है, सुनीता मौसी ने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, पर भूलना मत, आज तुम इस घर की बेटी हो, कल किसी और घर की बहू बन जाओगी, और इस घर में आगे कौन रहेगा ये तो तुम जानती हो। हर्षिता की बात सुनकर एक पल के लिए काव्या का चेहरा उतर गया, मगर फिर वह तमतमाई हुई बोली, ज्यादा हवा में मत उड़ो, जमीन पर मुंह के बल गिरोगी। देखती हूँ कितने दिन ये रिश्ता तुम्हारे उस अंधे पति के साथ चलता है, मैं भी यही हूँ। वह गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। सुनीता मौसी ने दरवाजा बंद करके ताला लगाया और हर्षिता की ओर मुड़ी। इस लड़की से जितना हो सके दूर रहना, और मैं नहीं चाहती कि हमारे असली मकसद में कोई भी दखल दे, समझी तुम? हर्षिता ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास से कहा। आप निश्चिंत रहें मौसी, किसी को भी हम पर जरा सा भी शक नहीं होगा। यहाँ रहते हुए इसी रिश्ते के सहारे हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे, मुझ पर भरोसा रखें। हर्षिता ने सुनीता जी के दोनों हाथ थामकर अपने होठों से लगाए तो सुनीता जी की आंखों में आंसू भर आए।
हाँ बिल्कुल बेटी, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अब उन दोनों का मकसद क्या था, ये सिर्फ वही दो जानती थी, और जो आने वाले वक्त में सब पर पहाड़ बनकर टूटने वाला था। आरव और हर्षिता की सगाई को अभी 2 दिन हुए थे कि रीता जी को हार्ट अटैक आ गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हर्षिता उनके साथ थी, जबकि सुमन जी जो काव्या की माँ थी और बिमल भी उस अस्पताल में ही मौजूद थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रीता जी को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक थी। आरव घर पर नहीं था। बिमल ने उसे फोन पर खबर दी थी, वह रास्ते में था और बस पहुंचने ही वाला था। तभी डॉक्टर बाहर निकला और बोला, आप में से हर्षिता कौन है? आरव अपने एक ऑफिसर के साथ वहां पहुंचा तो डॉक्टर की आवाज सुनकर चौंक गया। जी मैं हूँ, हर्षिता बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। पेशेंट आपको बुला रही हैं, डॉक्टर ने कहा। मेरी माँ कैसी हैं डॉक्टर? आरव बेचैनी से आगे बढ़ा। उसने आज भी अपने काले चश्मे लगाए हुए थे। डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, कृपया उन्हें किसी भी मानसिक तनाव से दूर रखें। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जा चुका था, लेकिन हर्षिता अब भी आरव की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और दर्द साफ झलक रहा था, जबकि आरव अपने भीतर उठते तूफान को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हर्षिता धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। सब ठीक हो जाएगा आरव, आप बस हिम्मत रखिए। आरव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। उसकी आंखों के पीछे न जाने कितनी बेचैनियां छिपी थी। एक बेटा जो अपनी माँ को खोने के डर में था, और एक आदमी जो खुद की असहायता से लड़ रहा था। क्या मैं अंदर आंटी के पास चली जाऊं? आपकी इजाजत है? हर्षिता ने बहुत धीमे स्वर में पूछा तो आरव ने होंठ भींचते हुए सिर हिलाया। हर्षिता तुरंत आईसीयू में चली गई, जहां रीता जी मशीनों से जुड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और सामने मॉनिटर पर उनके दिल की धड़कनें धीमी धीमी चलती नजर आ रही थी। रीता जी ने बहुत मुश्किल से मास्क को थोड़ा हटाया और हर्षिता को पास आने का इशारा किया। वह रोती हुई उनके करीब पहुंची, झुककर उनके चेहरे के पास आई। रीता जी ने टूटी हुई सांसों के साथ कहा, मेरा बेटा बेकसूर है, उसे कोई सजा मत देना। मगर वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उनकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगी। हर्षिता का हाल ऐसा था जैसे उसके शरीर से खून सूख गया हो। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या रीता जी को सच्चाई पता चल गई थी? वह बिना पलक झपकाए उन्हें देखती रही, जबकि रीता जी की सांसें अब टूट रही थी। डॉक्टर, उसने लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाना चाहा, मगर शब्द गले में ही अटक गए। तभी डॉक्टर और नर्स अंदर भागे और रीता जी को संभालने लगे। मैडम प्लीज आप बाहर जाइए, एक नर्स ने कहा और उसे बाहर धकेल दिया। नहीं, उनका सांस रुक रहा है, उन्हें देखिए। वह दरवाजे पर खड़ी रोती रही। तभी सुनीता जी भी वहां पहुंची। उन्होंने हर्षिता को इस तरह बिलखते देखा तो हैरान रह गईं। कैसे वह उस घर के किसी भी सदस्य के लिए यूं रो सकती थी? प्लीज उन्हें देखने दीजिए, हर्षिता रोते हुए विनती करने लगी। इतने में आरव भी वहां आ गया। उसकी आंखों पर अब भी काले चश्मे थे, मगर चेहरा बेचैनी और डर से भरा हुआ था। माँ ने क्या कहा तुमसे? उसने बेहद गंभीर स्वर में पूछा। उसकी बात सुनते ही हर्षिता सिसकते सिसकते चुप हो गई। अगले ही पल उसकी नजर सुनीता जी की तरफ उठी और बोली, माँ, वो कुछ कहना चाह रही थी मगर गला रुंध गया। आरव ने उसका चेहरा देखा, फिर थोड़ा सख्त होकर बोला, हर्षिता, माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया था? वो उसके शब्दों की धार से कांप उठी। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर मॉनिटर की बीप बीप आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी अधूरी बात का जवाब मांग रही हो। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सांसें अटक रही थी। वो झूठ बोल गई थी, जबकि सामने खड़ा आरव तो हर छोटे से छोटे इशारे को भी भाप सकता था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बहुत बुरी खबर दी, रीता जी कोमा में जा चुकी हैं। सब लोग इस बात से हैरान रह गए, खासकर आरव को तो ऐसा लगा जैसे आज उसके पिता के बाद माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया हो। उसने अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर पहले काव्या से शादी की थी, फिर माँ के कहने पर उसे छोड़ भी दिया, फिर हर्षिता से शादी करना भी रीता जी की ही इच्छा थी।
आरब तो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। आरब ने अपनी हर ख्वाहिश, हर अरमान को अपनी माँ की खातिर दबा दिया था और आज वही माँ उससे दूर चली गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में दिल की धड़कन थम गई हो। वो आंखें बंद करके गम में डूब गया। तभी पास खड़े एक अधिकारी की आवाज उसके कानों में गूंजी, सर, हालात बहुत गंभीर हैं। आरब लब भींचे खड़ा रहा। पास ही हर्षिता की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उसका मन किया कि उसे खींचकर वहां से ले जाए और पूछे कि माँ ने उसे अंदर क्यों बुलाया था, क्या कहा था उससे। लेकिन इस वक्त उसे अपनी माँ के लिए सब्र रखना था। वो हर्षिता के पास ही खड़ा रहा, उसे हिम्मत देता रहा, पर वक्त गुजरने के साथ उसका हौसला भी टूटता जा रहा था। सुबह से शाम हो गई, फिर रात आ गई, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। बेटा, अब घर जाओ, हम यहाँ हैं, सुमन जी ने आरब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी माँ को होश नहीं आता, वह सख्त लहजे में बोला। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे। हर्षिता गैलरी में बैठी रो रही थी। तभी सुनीता जी अंदर आई और बोली, क्यों रो रही हो इतना, क्या हो गया है? ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारी अपनी माँ कोमा में चली गई हो। हर्षिता ने कांपती आवाज में कहा, मौसी, मुझे सच में ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरी अपनी माँ इस हालत में है। हर पल लगता है कि मैं खुद मर रही हूँ। सुनीता जी ने उसे सख्त लहजे में समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, हिम्मत रखो, कुछ भी बेवजह मत सोचो, हमें अपना मकसद नहीं भूलना है। हर्षिता, याद रखो हम यहाँ किस लिए हैं। हर्षिता ने रोते हुए अपने कांपते हाथ दिखाए। देखिए माँ, मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रीता आंटी की इस हालत की वजह मैं हूँ। सुनीता जी ने झट से कहा, चुप रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। वो गुस्से में दांत भींचते हुए बोली। तो हर्षिता ने सिसकते हुए खुद को संभाला। चलो उठो, बाहर चलो, सुनीता जी बोली और खुद भी खड़ी हो गई। हर्षिता ने धीमे से पूछा, माँ, अगर वो सब झूठ हुआ तो, अगर आरब सच में बेकसूर हुआ तो? सुनीता जी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, उन्होंने नाराजी से कहा। हर्षिता घबरा गई। ऐसा नहीं है, मैं बस डर गई थी। बस करो हर्षिता, उनकी आवाज गूंज उठी। तुमने आज मुझ पर शक करके मुझे तोड़ दिया है, वो कहते हुए रो पड़ी। हर्षिता उनके हाथ पकड़ने लगी। मौसी, प्लीज ऐसे मत कहिए, मेरे पास आपके अलावा कौन है? सुनीता जी ने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और कहा, सब हैं, ये जो बाहर बैठे हैं ना, अब वही तुम्हारे अपने हैं, मुझसे भी ज्यादा। वो गुस्से में बाहर जाने लगी, लेकिन फिर रुककर पलटी और बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं मेरी बातों पर तो जाके आरव के कमरे की तलाशी ले लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। ये कहकर वो तेज कदमों से चली गई। हर्षिता वहीं खड़ी रह गई। आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे रीता जी के वो शब्द याद आए, मेरा बेटा बेकसूर है। अब वो बुरी तरह टूट चुकी थी, पर अगले ही पल उसने एक फैसला लिया। उसने सुनीता जी से कहा कि कुछ देर के लिए वो घर चली जाए ताकि सबके खाने का इंतजाम हो सके। आरब अस्पताल से हिल नहीं रहा था और हर्षिता खुद सुनीता जी के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ी। यही अच्छा मौका था आरब के कमरे में जाकर तलाशी लेने का। वो घर में मौजूद लोगों से नजर बचाकर धीरे से आरब के कमरे में दाखिल हो गई। उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी, हर जगह तलाशा, कुछ तो ऐसा सुराग मिले जिससे पता चले कि आरब सच में बेगुनाह है या दोषी। उसने कब से अलमारी में सिर डाला हुआ था वो खुद नहीं जानती थी। अभी वह कपड़ों के नीचे एक छुपा हुआ खांचा देख ही रही थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वह घबराकर फौरन अलमारी बंद कर गई, पर्दे के पीछे छिपने के लिए दौड़ी, लेकिन वहां ठीक से छिपा नहीं जा सकता था। तो वह झटपट बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और आरब अंदर आया। उसकी सिक्स सेंस जैसे कह रही थी कि कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। वह आगे बढ़ा, फिर ठहर गया। हल्की सी औरतों की परफ्यूम की खुशबू ने उसका ध्यान खींचा। वो धीरे से बड़बड़ाया, कमाल है, ये खुशबू यहाँ कैसे? होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर वो मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे कोई राज छिपा हो उसके पीछे।
उसने अपनी शर्ट के सारे बटन खोले और उसे उतारकर साइड में रख दिया। उसके कंधों की मांसपेशियां तन गईं और उसने गहरी सांस ली। फिर अपना काला चश्मा उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और आईने के सामने दोनों हथेलियां टिकाईं। कुछ पल तक खुद को देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई अधूरी कहानी छिपी थी। एक पल को आंखें बंद की, फिर खोल दी। अब उसका रुख बाथरूम की तरफ था। वह बाथरूम में दाखिल हुआ, शावर खोला और पानी की धार के नीचे खड़ा हो गया। सामने लगी ग्लास वॉल पर उसका हाथ टिका था और पानी उसके पूरे जिस्म पर बह रहा था। अंदर कोने में छिपी हर्षिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने आरब की कसरती बॉडी शीशे में साफ दिखाई दे रही थी। एक पल को उसे लगा कि आरव की निगाहें सीधे उसी पर टिक गई हैं और वो पकड़ी गई है। उसका दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और धीरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी अचानक आरव ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वह जैसे कटी पतंग की तरह उससे टकराई। दोनों ही अब भीग चुके थे। हर्षिता को लगा आज उसका आखिरी दिन है। आरव ने उसे शीशे की दीवार से लगा रखा था। आरव की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी, जैसे उसकी हर सांस, हर हाव भाव को पढ़ लेना चाहता हो। दोनों के बीच खामोशी एक गहरी जुबान बन गई थी। उसने उसे चुप करा दिया। आवाज मत निकालना वरना बहुत बुरा होगा, उसने बेहद धीमी मगर डर पैदा करने वाली आवाज में कहा। हर्षिता के पूरे बदन में सिरहन दौड़ गई। मुझे जाने दो आरव, प्लीज छोड़ो मुझे। उसने उसके कंधे पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। ठंडे पानी की बौछारों के बीच उसका दम घुटने लगा था। ऊपर से आरव उसे वहीं शॉवर के नीचे खड़ा किए हुए था। आरव, मुझे जाने दो प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव की आंखें सीधे उसकी आंखों में थी। क्यों आई थी मेरे कमरे में? क्या ढूंढ रही थी मेरी अलमारी में? वो गंभीर लहजे में पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वह अब रोने लगी। मेरे सवाल का जवाब दो। जितनी जल्दी जवाब दोगी उतनी जल्दी जान बच जाएगी। हर्षिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। सगाई को इतने दिन बीत चुके थे, लेकिन आरव ने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। और आज जब वो सिर्फ सच जानने के लिए उसके कमरे में आई थी, तब हालात इतने उलझ गए थे कि वो खुद को कोस रही थी। आरव की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। क्या हुआ? मुझसे रिश्ता निभाने के बड़े बड़े वादे किए थे ना, अब क्या हुआ? वो और करीब आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा और चाह का मिला जुला रंग था। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, हर्षिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, मगर उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ज्यादा देर टिक नहीं पाओगी, आरव ने धीमे से कहा और झुककर उसके कान के पास बोला। क्या चाहिए था मेरी अलमारी से? बोलो। उसके शब्दों के साथ उसकी गर्म सांसें उसके कानों से टकराईं। आरव, वो कांपती आवाज में बोली, मैं बस आपकी शर्ट लेने आई थी। झूठ बोलते हुए उसके होंठ थरथरा गए। आरव हल्का सा हंसा। वाह, पुलिस वाले से झूठ बोल रही हो? अब सच बताओ। उसने उसे ग्लास वाले शीशे की तरफ घुमाया। हर्षिता ने कांपते हुए शीशे में अपना भीगा हुआ चेहरा देखा। उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। आरव, प्लीज मत करो ऐसा, वो सिसकते हुए बोली। मर जाओगी जैसे तुम्हारी माँ मरी थी। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर्षिता हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। क्या आरव सच में सब जान चुका था? यह ख्याल आते ही उसका दिल कांप उठा। अगले ही पल आरव ने शावर बंद किया, उसकी कलाई पकड़कर उसे बाहर खींच लाया और सीधे बिस्तर पर बिठा दिया। हर्षिता हाँफती हुई पीछे सरक गई। उसका चेहरा भय और उलझन से भरा था। आरव ने उसकी तरफ बिना कुछ कहे देखा और अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने ताला खोला, अंदर हाथ डाला और एक छोटी सी थैली निकालकर उसके सामने रख दी। यही तो चाहिए था ना तुम्हें? उसने थैली खोलते हुए ठंडी आवाज में कहा और हर्षिता की सांसें थम सी गईं। थैली खुलते ही उसमें से जो चमक
चमकदार हीरे बाहर गिरे। उन्हें देखते ही हर्षिता का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें थम सी गईं। यही तो वो तलाश कर रही थी, वही हीरे जो कभी उसके पिता के थे और जिन्हें आरब के पिता ने धोखे से हथिया लिया था। इन्हीं हीरो के लिए आई हो ना तुम यहाँ? आरब ने थैली उसके सामने झुलाते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों घुले हुए थे। हर्षिता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत कर कहा, आप खुद देख सकते हैं, यही वो हीरे हैं। उसी पल उसे एक और सच समझ में आया। आरब अंधा नहीं था, उसकी आंखों में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। आरब हल्का सा मुस्कुराया, जैसे किसी राज का पर्दाफाश हो गया हो। यह सवाल अब अहम नहीं है, उसने शांत मगर सख्त आवाज में कहा। असल सवाल ये है कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो, बोलो। उसने हीरो को वापस थैली में डाल दिया और उसकी तरफ बढ़ा। हर्षिता का सिर तकिए पर गिर गया। अब जब सच्चाई खुल ही चुकी थी तो उसे लगा सब सच सामने आ ही जाना चाहिए। उसने खुद को संभाला, धीरे से बिस्तर से उठी और एक तरफ आकर खड़ी हो गई। उसके भीगे कपड़ों से पानी टपक रहा था। इतना बड़ा सच सामने आने के बाद भी वो डरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत थी। मेरे माँ बाप के कातिल हो तुम सब। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी माँ को, मेरे पापा को तुम्हारे पापा ने मार डाला, सिर्फ इन हीरो की खातिर जो मेरे पापा के थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरब ने अपनी बाहें अपने सीने पर बांधते हुए पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये हीरे तुम्हारे पापा के थे? सबूत है मेरे पास, उसने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे पापा मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त थे, पर दोस्त के पेट में छुरा घोंप दिया उन्होंने। मेरे पापा की जो जमीन थी उसे सरकार ने अपने कब्जे में लिया था। वो जमीन करोड़ों की थी। उस जमीन से जो रकम मिली पापा ने उसे इन हीरो में बदल दिया। लेकिन तुम्हारे पापा का लालच बढ़ गया, उन्होंने वो हीरे हथिया लिए। जब मेरे पापा ने और मम्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा ने मेरे पापा मम्मी को मार डाला। हर्षिता की आवाज टूट गई, वह रो पड़ी। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और घृणा का समंदर एक साथ उमड़ पड़ा। आरव की आंखें ठंडी पड़ गईं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारें भी उस दर्द को सुन रही हों। कहते कहते हर्षिता की जुबान लड़खड़ा गई। वो कुछ पल बोल नहीं पाई। आरब ने गुस्से से उंगली उठाई और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। बस, बहुत हुआ, जरा जबान संभाल कर बोलो, उसने सख्त लहजे में कहा। हर्षिता डर के मारे पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। ये सब बकवास तुम्हें जरूर तुम्हारी सुनीता मौसी ने ही सिखाई होगी, है ना? आरब ने तंज भरे लहजे में कहा। नहीं, मैंने ये सब बाबा की डायरी में पढ़ा है, हर्षिता ने कांपती आवाज में कहा। डायरी? आरब ने हैरानी से दोहराया, फिर हल्के अफसोस के साथ सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है वो डायरी लिखते थे, लेकिन ये कौन साबित करेगा कि वो डायरी सच में उन्हीं की है? वह पीछे मुड़ा और अलमारी की ओर बढ़ा। उसने कुछ देर तलाशा और फिर एक पुरानी फटी सी डायरी निकाल कर लाया। ये डायरी चाहिए थी ना तुम्हें? उसने कहा। डायरी देखते ही हर्षिता की आंखों में चमक आ गई। उस पर उसके पापा का नाम साफ लिखा था, संदीप शर्मा। उसने कांपते हाथों से डायरी ली और खोली। पहले ही पन्ने पर संदीप जी और पंकज जी की एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे धीरे डायरी के कुछ पन्ने पढ़ने शुरू किए। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगाकर उठा दिया आसमान पर मिट्टी से उठा के। यार, तेरी यारी को मैंने जाना, तेरे जैसा दोस्त कहाँ। पन्ने दर पन्ने वो पढ़ती जा रही थी और हर शब्द के साथ उसकी आंखें और नम होती जा रही थी। उसका गला भर आया। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई उसकी सांसें भारी होती गईं। अचानक डायरी उसके हाथ से छूट गई। वो नीचे झुकी, लेकिन उसका सिर जैसे जवाब दे गया। उसके चेहरे पर सदमे की झलक थी। मतलब सुनीता मौसी ने जो कुछ दिखाया वो सब झूठ था। उसने सिर नामे हिलाया और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी आरब का फोन बजा। फोन हॉस्पिटल से था। आरब हड़बड़ाकर कमरे से बाहर आया। उसी दौरान हर्षिता बेहोश होकर गिर पड़ी और आरब ने हर्षिता को गिरते हुए नहीं देखा। वह हॉस्पिटल जा चुका था। रीता जी को होश आ गया था।
उनसे मिलकर आरव घर लौटा था। डॉक्टर ने उन्हें आराम देने वाला इंजेक्शन लगाया था ताकि वो ज्यादा ना सोचे और चैन से आराम कर सके। आरव ने जब उनके ठीक होने की तसल्ली कर ली तो वो घर लौटा, लेकिन अंदर आते ही उसने देखा कि हर्षिता कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसके भीगे बाल चेहरे से चिपके थे। आरव ने झट से उसके माथे पर हाथ रखा। ये तो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। वो घबरा गया। अब क्या करूं? उसने माथे पर हाथ रखकर सोचा, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो हालात से डर जाए। उसने कमरे की सारी लाइट्स बंद की, अपनी अलमारी से एक हुडी और ट्राउजर निकाला और उसे पहनाया ताकि उसे ठंड ना लगे। जो भी हो, उसने खुद से कहा, अब ये मेरी होने वाली पत्नी है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसने उसके सिर के नीचे हाथ रखकर उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, लेकिन इसके बावजूद वो उससे लापरवाही नहीं कर सकता था। उसका शरीर अभी भी सामान्य तापमान पर नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके नीले पड़े होठों को देखकर वो बहुत परेशान हो गया। उसने उसके हाथों को अपनी हथेलियों में लेकर रगड़ना शुरू कर दिया ताकि उन्हें गर्मी मिले। फिर उसके पैरों के तलवों को भी रगड़ने लगा। हीटर ने पूरे कमरे को गर्म कर दिया था। आरव तो मजबूत शरीर वाला था। उसे तो ठंडे पानी से नहाने में भी मजा आता था, लेकिन सामने लेटी हर्षिता तो बहुत नाजुक साबित हुई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब क्या सजा दूं इसको? ये तो जरा से ठंडे पानी से भी बेहोश हो गई। वो कंबल को थोड़ा सा पीछे करता हुआ उसके करीब लेट गया। उसका सिर अपने कंधे पर रखकर आंखें बंद कर ली। वो भी हल्की सी हरकत में उसके कंधे में चेहरा छुपाए गहरी सांस भरने लगी। अब की बार आरव की हालत कुछ और ही हो गई थी। एक पल को दिल चाहा कि उसे खुद से दूर कर दे, लेकिन उसकी खराब तबीयत का ख्याल आते ही वो उसे परे नहीं कर सका। धीरे धीरे रात गुजरती चली गई और वो अपनी ही सांसों में उलझता उसके और पास चला गया। सुबह जब हर्षिता की आंख खुली तो उसका सिर भारी लग रहा था। उसने करवट लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन एकदम से घबराकर अपने आप को देखा। फिर कमरे के सारे नजारे जैसे आंखों के सामने घूम गए। उसके जेहन में रात की सारी बातें फिल्म की तरह चलने लगी। मतलब आरव सब जान गया है। वो बड़बड़ाई, अब मैं क्या करूं? उसे अचानक डायरी की याद आई। फौरन उठकर उसने टेबल पर रखी डायरी को उठाया और जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। ओह, मौसी ने मुझसे झूठ बोला। वो पछतावे से भर उठी। फिर जैसे ही बिस्तर की ओर बढ़ी, अचानक ठिठक गई। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। ये मेरे कपड़े किसने बदले? वो हैरानी में बोल पड़ी। खुद को आरव की हुडी और ट्राउजर में देखकर वो सिर से पैर तक कांप गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने फौरन मिरर के सामने जाकर खुद को देखा और फिर रात के एक एक लम्हे उसे याद आने लगे। मतलब उस इंसान ने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। वो टूटती आवाज में बोली और वहीं फर्श पर बैठ गई। वो अपने गालों पर आए आंसुओं को सख्ती से पोंछती हुई वापस बिस्तर में जा घुसी। उस हालत में वो बाहर कैसे जाती? उसने नौकरानी से कहकर अपने कमरे में कपड़े मंगवाए और बदलने लगी। खुद को सामान्य दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि तभी सुनीता मौसी अंदर आ गई। ओह, तो तुम यहाँ हो? मतलब रात भर अपने मंगेतर के साथ मजे करती रही हो? उनकी कड़वी और जहरीली आवाज सुनकर हर्षिता के होंठ सख्त हो गए। दोपहर के 12 बज चुके थे। कुछ देर में रीता जी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलना था। आरव वहीं अस्पताल में था और मौसी ने मौके का फायदा उठाते हुए हर्षिता के कमरे में कदम रखा था। मौसी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हर्षिता ने कांपती आवाज में कहा। क्या झूठ बोला मैंने? बताओ मुझे, कौन सी बातें सिखाई उस आदमी ने तुम्हें? सुनीता मौसी ने तंज कसते हुए कहा। उनकी जहरीली बातों से हर्षिता का चेहरा सख्त हो गया। उसने संदीप जी की असली डायरी उनके सामने रख दी। ये वही डायरी है जो आपने मुझे दी थी, लेकिन वो पापा की नहीं थी। और वो हीरे जिनके लिए हम यहाँ आए थे और जिन पर हम अपना हक समझते रहे, वो हमारे थे ही नहीं। हर्षिता की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। संदीप जी की डायरी देखते ही सुनीता मौसी का चेहरा
चेहरा फक पड़ गया। मैंने तो आंख मूंद कर आप पर भरोसा किया मौसी, और आपने मुझे इस्तेमाल किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर क्यों किया ऐसा आपने? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुनीता मौसी ने कुछ नहीं कहा, बस एकदम गुस्से में आकर उसे पीछे धक्का दे दिया। वो पीछे पड़े टेबल से टकराई और बुरी तरह गिर पड़ी। टेबल का किनारा उसकी कमर में जा लगा और एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली। उसी वक्त आरब, जो रीता जी को लेकर अभी अभी घर लौटा था, अपने कमरे की तरफ आते हुए चीख सुनकर ठिठक गया। वह दौड़ता हुआ उस दिशा में पहुंचा जहां से आवाज आई थी। अंदर का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। सुनीता मौसी जमीन पर गिरी हर्षिता का मुंह दबाए बैठी थी और हर्षिता की सांसें रुकती जा रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आरब ने एक पल की भी देरी किए बिना सुनीता मौसी से हर्षिता को छुड़ाया और उन्हें जोर से पीछे धकेल दिया। हर्षिता, तुम ठीक हो? वो बेचैन होकर झुका, जबकि सुनीता मौसी घबराकर पीछे हट गई। तभी आरब के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे उसे अचानक कुछ बहुत बड़ा समझ में आ गया हो। हर्षिता का सिर उसके सीने पर गिर गया। उसका शरीर बिल्कुल बेजान लग रहा था। आरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सांस नहीं ले रही थी। घबराकर आरब ने बिना कुछ सोचे झुककर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। ये नजारा देखकर सुनीता मौसी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। कुछ ही देर में हर्षिता की सांसें वापस आने लगी तो आरब ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपनी शर्ट पर गई जहां खून फैलता जा रहा था। वो घबराया, फौरन हर्षिता के घायल शरीर को उठाया और सख्त लहजे में बोला, मौसी जी, मेरी पत्नी को कुछ ना हो, वरना आपके साथ क्या करूंगा ये आप सोच भी नहीं सकती। ये कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। सुनीता मौसी वहीं खड़ी रह गईं। चेहरे पर डर और शक का मिला जुला भाव था। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं। वो बुदबुदाई, वो तो एक्सीडेंट में अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, फिर उसने कैसे देख लिया? उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। क्या वो पहले दिन से सब कुछ जानता था या अब हर्षिता ने कुछ बता दिया? वो बुरी तरह उलझ गई थी। तभी उन्होंने जल्दी से फर्श पर गिरी डायरी उठाई और उसके सारे पन्ने फाड़ने लगी। सारे सबूत मिटाने की जल्दी में वो उन पन्नों को इकट्ठा करके कमरे से बाहर निकल गईं। उनके दिमाग में अब एक नया प्लान चल रहा था। उधर आरब हर्षिता को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच चुका था। उसे सुनीता मौसी से इस हद तक बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। घर से निकलते ही उसने इंस्पेक्टर रॉय को फोन करके पूरी घटना बता दी थी, ताकि वो सुनीता मौसी को भागने से पहले गिरफ्तार कर सके। हर्षिता अब कैसी है? शाम को सुमन जी ने पूछा तो आरब ने थके हुए लहजे में कहा, अब ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर ने हर्षिता को अस्पताल में ही रखने की सलाह दी थी, मगर आरब उसे वहां नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसे घर ले आया। सुमन जी ने चुपचाप सिर हिलाया, जबकि हर्षिता बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थी। उसकी हालत अब खतरे से बाहर थी, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था और बोलने की ताकत उसमें नहीं बची थी। आरब, रीता धीमे स्वर में बेटे का नाम ले रही थी। यहीं कहीं बाहर होगा, मैं बुलवाती हूँ, आप नाश्ता कीजिए। सुमन जी ने नौकरानी को रीता जी को नाश्ता करवाने को कहा और खुद बाहर निकल आई। उनके पति राजेश देश से बाहर थे। बेटा बिमल और बहू सपना दुबई में थे और अब तक लौटे नहीं थे। इकलौती बेटी काव्या हमेशा की तरह घर से गायब थी। सुमन जी ने पहले पति को फोन पर घर की हालत बताई, फिर काव्या को फोन मिलाया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। सुबह से ये लड़की जाने कहाँ घूम रही है। मजाल है कभी बता के जाए कि कहाँ जा रही है। सुमन जी दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। घर के सब लोग उसकी हरकतों से परेशान थे। सुमन जी के मन में बस एक ही डर था, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। पहले उन्हें उम्मीद थी कि आरब से शादी के बाद वो सुधर जाएगी, लेकिन अब तो उसने अपनी हरकतों से वो रिश्ता भी तोड़ लिया था। वो इन्हीं सोचों में डूबी आगे बढ़ रही थी कि अचानक बाहर से भागती हुई सुनीता मौसी उनसे टकरा गई। क्या हुआ?
आप ठीक हैं? सुमन जी ने घबराकर पूछा। हटो रास्ते से, सुनीता मौसी गुस्से से बोली और तेजी से अपने कमरे की ओर चली गईं। अब इन्हें क्या हो गया? सुमन जी ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि तभी बाहर पुलिस गाड़ी का सायरन गूंजा। ये क्या हुआ? सुमन जी घबराकर बाहर की ओर भागी। सुनीता मौसी जो अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी में थी, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? वो बुरी तरह से चीख रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने सख्ती से कहा, ये सब आपको थाने चलकर बताया जाएगा। इंस्पेक्टर रॉय दूर खड़ा था। उसने सुमन जी को देखकर कहा, आंटी जी, आरव का आदेश है, हमें इन्हें हिरासत में लेना पड़ा। सुमन जी हक्की बक्की रह गई। लेकिन ऑफिसर, आखिर बात क्या है? मैम, बस इतना जान लीजिए कि आरव सर ने खुद कहा है, अब इजाजत दे। इतना कहकर वो भी बाहर निकल गया। आरव? सुमन जी सोच में पड़ गईं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? 2 दिन बाद सब कुछ साफ हो गया। आरव हर्षिता को घर वापस ले आया था। अब पूरे घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन हर कोई जानता था कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। वो सुनीता मौसी आरव के पिता पंकज से प्यार करती थी और जब उन्होंने उनके प्यार को ठुकरा दिया तो वो उनकी दुश्मन बन गई। पंकज के पास कुछ हीरे थे जिनके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और हुआ भी ऐसा ही। फिर वो डायरी जिसमें संदीप जी ने अपने हर राज लिखे थे, बचपन से ही उन्होंने और रीता जी के पति ने अपने बच्चों का रिश्ता आपस में तय कर दिया था। वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि हर्षिता और आरव थे। उन्हीं दिनों में आरव ने एक मिशन के लिए नकली एक्सीडेंट करवाया और सबको यकीन दिला दिया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इस बात से काव्या ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और आरव ने काव्या को सच नहीं बताया, क्योंकि उसका सोचना था कि जो बुरे वक्त में साथ नहीं खड़ा है उसका प्यार महज दिखावा है। और यूं किस्मत ने हर्षिता को दोबारा आरव की जिंदगी में ला दिया। रीता जी ने एक दिन हर्षिता और सुनीता मौसी की सारी बातें सुन ली। उन्हें सच्चाई का झटका इतना गहरा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल पहुंच गईं। इसके बाद आरव ने हर्षिता के सामने वो डायरी रख दी जिसमें सारी सच्चाई दर्ज थी, लेकिन हर्षिता को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा आरव सब झूठ बोल रहा है। मगर जब सुनीता मौसी ने लालच में आकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे लगभग मार डालने पर उतर आई, तब जाकर उसे सच्चाई का यकीन हुआ। उसे एहसास हुआ कि आरव ने हमेशा उसका भला ही चाहा। आरव ने हर्षिता को बताया कि उसके पापा ने उसे सारी बात बताई थी इस दुनिया से जाने से पहले। दरअसल संदीप जी और पंकज जी काफी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तय किया वह बिजनेस साथ मिलकर ही करेंगे और घर भी एक साथ ही बनवाएंगे। दोनों लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और उस पर एक बड़ी सी हवेली बनवाई, जिसकी एक मंजिल पर संदीप जी का परिवार रहता था और एक मंजिल पर पंकज जी का परिवार रहता था। तभी वहां कुछ दिनों के लिए सुनीता मौसी आई और उन्हें पंकज जी काफी पसंद आ गए। सुनीता मौसी ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उनसे कहा कि वह अपनी पत्नी को छोड़ दें। पंकज जी ने साफ इस बात से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और वह उन्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। उस दिन से सुनीता उनकी जिंदगी बर्बाद करने का मौका ढूंढने लगी। एक दिन हर्षिता की मां ने उन्हें बातों बातों में ही फोन पर हीरो के बारे में बताया। उसी के कुछ दिन बाद एक सड़क हादसे में संदीप जी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। सुनीता मौसी उसी दौरान हवेली आई थी। हर्षिता की उम्र तब महज 2 वर्ष की थी और आरव 5 वर्ष का था। सुनीता मौसी हर्षिता को अपने साथ लेकर चली गईं। उन्होंने कहा कि वह उसको पालेंगी और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हर्षिता के मन में नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया। वह हर्षिता के जरिए पंकज जी के परिवार को बर्बाद कर हीरो को हड़प लेना चाहती थी। अब हवेली में संदीप जी के परिवार का कोई नहीं बचा था। तब संदीप जी के छोटे भाई वहां उनके बिजनेस और घर को देखने के लिए आ गए। उनके साथ में संदीप जी के बड़े भाई की पत्नी और उनकी बेटी काव्या भी वहीं आकर रहने लगी, क्योंकि अमित चाचू ही उन लोगों की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि काव्या के पिता विदेश में नौकरी करते थे। साथ ही साथ
काव्या का भाई भी उनके साथ ही रहता था। सुनीता मौसी जब हर्षिता को लेकर चली गई, फिर उन्होंने हर्षिता को हवेली 23 साल बाद अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही भेजा। उससे पहले उन्होंने कभी भी हर्षिता को हवेली नहीं आने दिया और आरव और उसके परिवार को हर्षिता के माँ बाप का कातिल बना दिया। पर अब सारा सच हर्षिता के सामने आ चुका था और वह अपने किए के लिए काफी शर्मिंदा थी। उसने आरव से माफी मांगी। आरव ने उसे समझाया कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। बचपन से ही उसके मन में गलत चीजों का बीज बोया गया और यह सब उन्हीं चीजों का नतीजा था। लेकिन उसने संदीप अंकल की डायरी पढ़ी थी और उसमें संदीप अंकल की इच्छा को भी उसने पढ़ा था और तभी से वह चाहता था कि वह हर्षिता से शादी करे, क्योंकि पंकज जी ने भी आरव को यही इच्छा जताई थी। लेकिन रीता जी को काव्या पसंद आ गई थी और हर्षिता का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए मजबूरी में आरव ने काव्या से शादी के लिए हाँ कह दी और अब किस्मत ने आरव और हर्षिता को एक साथ जोड़ दिया था और आरव की मोहब्बत और उसकी देखभाल से हर्षिता का दिल पिघलने लगा। मैंने तुम्हारी मौसी को माफ कर दिया है, आरव ने धीमी आवाज में कहा। हर्षिता ने भी रुआसी आवाज में कहा, तुमने उन्हें तो कर दिया, अब मुझे भी माफ कर दो। आरव ने गहरी सांस ली। सोचूंगा, वो धीरे से बोला और थोड़ा पीछे हटने लगा तो हर्षिता ने उसे पकड़ लिया। काव्या अंदर आई। वो सन्न रह गई। आरव देख सकता था और सामने आरव और हर्षिता को करीब देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। अगले ही पल आरव ने हर्षिता का चेहरा अपनी ओर मोड़कर गहरी मोहब्बत से उसे देखा। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो काव्या अब वहां और नहीं रुक सकती थी। रोते हुए वो वहां से चली गई। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। वो आदमी जिसे उसने छोड़ दिया था वही आज किसी और के प्यार में सुकून पा चुका था। और उधर हर्षिता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे लगा आखिरकार उसका नसीब एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ा है। वक्त के साथ सब सच सामने आ गया था। हर्षिता ने रीता जी से भी माफी मांगी और उन्हें भी सुकून मिला। कुछ ही दिनों में आरव और हर्षिता की शादी हो गई और वह दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। हर्षिता अपने घर वापस लौट आई थी, इसीलिए अमित चाचू हर्षिता को उसका घर सौंपकर अपने परिवार के साथ वहां से चले गए और काव्या भी अपनी माँ के साथ विदेश अपने पापा के पास चली गई, क्योंकि जब काव्या के पापा को उसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि वह अपने परिवार को अपने साथ रखें। सुनीता मौसी अकेली रह गई। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।